चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पर आते हैं। कह रहा है कि जीव सिकाडा, ये साइकेडा और मंडूक फुदक, यानी इसको हम फ्रॉग हार्पर बोलते हैं, साथ ही साथ ताल बिसर्पी, इसको हम पॉन्ड स्केटर बोलते हैं। कहता है ये तीनों क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बायोलॉजिकल टर्म्स है, ठीक है, जीवों के नाम है। तो ये आप इंग्लिश में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। और ये तीनों जो है, जिसको हम साइकेडा, फ्रॉग हार्पर और पॉन्ड स्केटर कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो है वो इंसेक्ट श्रेणी में आते हैं, यानी तीनों के तीनों कीट हैं। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं आपको। पहला स्टेटमेंट है कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, और दूसरा कहता है अनेक च्युइंगम में गोंद जो होता है गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गम वे पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत है। क्यों स्रोत है? क्योंकि इसमें जो गोंद यूज करते हैं जिससे चिपचिपाहट पैदा होती है, उसमें पॉलीमर होता है, और पॉलीमर के साथ साथ जो है रेजिन होता है, जिसकी वजह से जो होता है क्या होता है, आपको पता है कि पॉलीमर जो है प्लास्टिक का स्रोत होता है। तो प्लास्टिक है तो नॉन डिग्रेडेबल आइटम हो गया, और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कहीं से भी नहीं है, तो पर्यावरण प्रदूषण का ये कारण माना जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कथन के हिसाब से अगर देखेंगे तो कथन फर्स्ट और कथन दो दोनों सही है, और कथन दो पहले का व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं हम लोग। यहाँ भी एक और देश दे रखा है, बॉक्स है, और दूसरी ओर उसका आवास, नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु की बात कर रहा है। ब्राज़ील में दिखाया जा रहा है इंड्री को, इंडोनेशिया में एल्क को, और मेडागास्कर में बोनोबो को। ऐसे नाम अगर आप देखेंगे तो नाम से कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है, लेकिन इसका पिक्चर देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान है। ब्राज़ील में जो एंड्री दिखाया जा रहा है, दरअसल ये एंड्री मेडागास्कर में पाया जाता है। ये मेडागास्कर में पाया जाता है, और जो मोंटाना रेन फॉरेस्ट है उसमें पाया जाने वाला है एंड्री जो है जानवर है। तो पहला जो है ये गलत बता रहा है। दूसरा जो दे रखा गया है इंडोनेशिया में एल्क, तो एल्क जो होता है वो हिरन टाइप का प्रजाति है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो एल्क जो हो गया आपका एक तरीके से यूएस है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका वाले एरिया में। जिससे मैंने अमेरिका बता दिया है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, इसमें बहुत सारे अन्य भी देश आते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये बोनोबो की जो हम बात कर रहे हैं, जिसे मेडागास्कर से मैच किया गया है, ये अफ्रीका में पाया जाता है, कांगो बेसिन में आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो ये भी जो है गलत है, ये अफ्रीका होना चाहिए, यहाँ मेडागास्कर कर दिया है। जहाँ नॉर्थ अमेरिका होना चाहिए वहाँ इंडोनेशिया लिखा गया है, और जहाँ ब्राज़ील को हटाकर होना चाहिए मेडागास्कर, वहाँ जो है आपने ब्राज़ील लिख रखा है। तो जाहिर है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों जो है आपस में गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी सही नहीं है, मैच नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 है विश्व शौचालय संगठन, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है। 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में से एक है, जो बिल्कुल ही गलत है। ये स्टेटमेंट्स गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि इसके कार्य का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों में विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना, यानी फंडिंग करना है। जबकि ये भी स्टेटमेंट्स गलत है, ये निधि प्रदान करने वाली कोई संस्था नहीं है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट्स जो है आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर।
यहाँ भी 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला कहता है सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, बिल्कुल सही है। जो लायन होती है उसकी कोई प्रजनन ऋतु विशेष नहीं होती, फिक्स नहीं होता है। दूसरा कहता है अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, तो चीता को दहाड़ते हुए आपने भी नहीं देखा होगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा कहता है नर सिंह से अलग नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित करते हैं, वो अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी पहला और दूसरा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यही 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो है 100 मिलियन किसानों का सही विवरण की बात कर रहा है। और ये क्या है, तो ये एक नेट शून्य प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य है किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना। यही है 100 मिलियन किसान का सही विवरण, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। 47 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार करना है, क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि वितरित ऊर्जा संसाधन कौन से माने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप, सौर प्रकाश वोल्टेज यूनिट। तो ये चारों के चारों जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स का क्या मतलब होता है, समान सा मतलब होता है कि एनर्जी को जो आपने भंडारित कर रखा है उसको आप दूसरी जगह भी डिस्ट्रीब्यूट जो है आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, जैसे सोलर रूफटॉप आपने लगा रखा है तो एनर्जी जो स्टोर कर रखा है अपनी बैटरी में, और उसको फिर कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको जो आप जो ग्रिड से भी जोड़ सकते हैं। ईंधन सेल भी कुछ ऐसा ही है, बायोमास जनरेटर से पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ऐसा ही है, और बैटरी भंडारण तो ऐसा है ही है। तो चारों के चारों जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है एनर्जी सोर्स माने जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी के सभी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ संविकसित हुआ है, और वो एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित यानी पॉलिनेट कर सकता है, परागित कर सकता है। तो वो है फिग यानी अंजीर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। ये 3 दे रखे हैं, तितली, मत्स्य और मंडूक यानी मेढक। उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं, किनकी जो है जातियां हैं जो पॉइजनस है, जिसमें विषाक्तता पाई जाती है, जो हार्मफुल हो सकता है किसी दूसरे जीव के लिए या मानव के लिए। तो तितलियों में भी पाया जाता है विषाक्तता, कुछ जातियों में, मत्स्यों में भी पाया जाता है और मेढक में भी पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों के तीनों में कुछ जातियाँ जो है वो पॉइजनस होती है, विषाक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 दे रखे गए, काजू, पपीता और रक्तचंदन। उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं। तो काजू को आप हटा दीजिए, काजू तो खैर ब्राज़ील से आया है, तो ये हमारे देश का तो वृक्ष नहीं है, दूसरे देश से आया हुआ है, ख़त्म हो गया। पपीता को इंडियन ओरिजिन का मान सकते हैं आप, तो ये इंडियन है, तो एक तो ये हो गया। और रक्तचंदन को भी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मान सकते हैं, तो दूसरा जो है आपका ये हो गया। तो ये 2 है, 2 और 3, यानी कि केवल 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, 2 पपीता और रक्तचंदन।